नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं, हम बात जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। सबसे पहले एक नजर उन दो प्रमुख खबरों पर, टॉप लाइंस पर। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर, उपराष्ट्रपति पद को लेकर के इस वक्त वोटिंग जारी है। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडी गठबंधन को इस वक्त क्रॉस वोटिंग से काफी उम्मीदें हैं, काफी आस है। और यहां तक कहा जा रहा है कि जो सांसद है वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। आखिर क्या कुछ कहता है इस वक्त संसद का गणित, बताएंगे विस्तार से आपको आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो पड़ोसी देश नेपाल से, जहां जेनजी के वार पर अब सरकार लाचार। जी हां, सरकार ने पहले तो कदम उठाया कि सोशल मीडिया से जुड़ी कई सारी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया, लेकिन अब बीते कल जब विरोध प्रदर्शन हुआ और जेनजी कई सारे प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद में वहां की सरकार यूटर्न लेती हुई नजर आई और सरकार लाचार नजर आई। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट मिल रहे हैं नेपाल से और अभी फिलहाल क्या कुछ है हालात, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। आज का दिन राजनीति के लिहाज से काफी अहम है और हर किसी की नजर इस खबर पर बनी हुई है, क्योंकि आज देश को 17वां उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है, जिसके लिए मतदान सुबह 10 बजे से शुरू भी हो चुका है। एनडीए और इंडी गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतारा है। हालांकि इस चुनाव में जीत किसकी होगी ये तो लगभग तय है, लेकिन जीत का अंतर बड़ा नहीं होने वाला है। इसके साथ ही इंडी ब्लॉक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रहा है। निर्दलियों को भी अपने साथ मिलाने की रणनीति इस वक्त इंडी गठबंधन की तरफ से बनाई जा रही है और ऐसे में एनडीए की एक एक सीट पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं कई बार क्रॉस वोटिंग भी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ देती है और इसे रोकने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है एनडीए की तरफ से। साथ ही कई राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिन्होंने मतदान में हिस्सा ना लेने का फैसला लिया। आखिर किन किन दलों ने वोटिंग से बनाई है दूरी, बताएंगे आपको। साथ ही क्या कहता है संसद का गणित, ये भी आपको बताएंगे। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर पहुंचते हैं और मतदान करते हुए नजर आते हैं। उपराष्ट्रपति पद को लेकर के मतदान करते हुए नजर आए और अलग अलग कई सारी तस्वीरें वहां से सामने आ चुकी हैं। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वहां पर पहुंचे तो मतदान करते हुए नजर आया और सबसे पहले प्रधानमंत्री ने मतदान की शुरुआत की, जिसके बाद में एक एक करके सभी सांसद इस समय मतदान कर रहे हैं। वहां पे देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। 17वां उपराष्ट्रपति। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में 21 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये पद खाली हुआ था और जिसके बाद में अब आज इस पद पर हो रहा है मतदान। एनडीए की अगर हम बात करें तो सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इंडी गठबंधन ने भी इस बार इस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा है। सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आज 17वें उपराष्ट्रपति पद का चुनाव इस समय चल रहा है। मतदान इस वक्त जारी है। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंच करके मतदान करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से ये मतदान शुरू हो चुका है और 10 बजे से मतदान शुरू होने के बाद में शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा और जिसके बाद में आज देश को 17वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। शाम 5 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद में शाम को 6 बजे होगी गिनती मतदान की कि आखिर किसको कितने वोट मिले हैं। और लगभग उम्मीद जताई जा रही है, संभावनाएं हैं कि 7 बजे तक रिजल्ट यानी कि नतीजे भी साफ हो जाएंगे। हालांकि कई सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस समय मतदान से दूरी बनाते हुए भी हमें नजर आए। आखिर वो कौन कौन से दल हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही जो पार्लियामेंट का जो संसद का गणित है वो कहीं ना कहीं इस समय एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस समय क्रॉस वोटिंग से काफी उम्मीदें हैं, काफी आस है और जिस भी उम्मीदवार को जीत दर्ज करने के लिए इस समय अगर हम देखें तो 50% मतदान उसे चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आखिर कौन कितना मजबूत है जमीनी स्तर पर संसद के अगर आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो एक नजर इन आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं।
दरअसल आपको बता दें कि कौन कितना मजबूत है। जहां एनडीए इस समय आपको बता दें कि 425 के साथ मजबूत तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 132 सांसद एनडीए के पास है। तो वहीं इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो कुल 311, जिसमें से लोकसभा में 234 और राज्यसभा में 77। ऐसे में कुल 311 इंडी गठबंधन के पास सांसद हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग से इस वक्त कांग्रेस को काफी ज्यादा आस भी है। इंडी गठबंधन के जो तमाम दल हैं उनको काफी ज्यादा उम्मीदें हैं क्रॉस वोटिंग से, और यहां तक कि ये संविधान का जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुने और तब मतदान करें। लेकिन इसके साथ ही कई सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म संकट में भी फंस चुके हैं, और ऐसे में उन्होंने दूरी बनाते हुए इस बार वोटिंग से वो नजर आए। बीजेडी इसमें है, मुख्य तौर पे बीआरएस है, अकाली दल है और साथ ही निर्दलीय जो 5 सांसद हैं। हालांकि ये अभी स्पष्ट तौर पर साफ नहीं है, लेकिन ये तमाम वो राजनीतिक दल हैं जो इस समय मतदान से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने साफ कर दिया कि हम इसमें शामिल ही नहीं हो रहे। दरअसल आपको बता दें कि जब उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होता है तो इसमें कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है अपने सांसदों के लिए। सभी सांसद आते हैं और अपना मतदान करते हैं, उनको किसी प्रकार का आप बाउंड नहीं कर सकते हैं और जबरदस्ती नहीं हो सकती कि आपको किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही मतदान करना है। वो अपनी मर्जी के साथ मतदान कर सकते हैं। तो ऐसे में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस बार इस मतदान से दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। और कौन कौन आज मतदान इस समय कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत की तस्वीर तो हम आपको दिखा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया, लेकिन इसके बाद में आपको बता दें कि राज्यसभा के जो सभी निर्वाचित सांसद हैं वो मतदान आज करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा में जो मनोनीत सांसद हैं वो भी मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, और इसके साथ ही लोकसभा के जो सभी सांसद हैं वो मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये तमाम वो लोग हैं जो आज उपराष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव हो रहा है तो इसमें मतदान कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारे फैक्ट्स भी दोनों उम्मीदवारों के बीच में नजर आते हैं। सीपी राधाकृष्णन और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के बीच में कई सारे एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को चुनावी मैदान में उतारा गया, और इंडी गठबंधन ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। ऐसे में कौन कितना मजबूत है वो तो हमने आपको बताया ही, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन जो है वो तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, और जस्टिस सुदर्शन जो है वो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। यानी कुल मिलाकर साउथ वर्सेस साउथ का ये खेल भी जरूर नजर आया, और इसीलिए कई राजनीतिक दल जो है धर्म संकट में भी नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले साउथ वर्सेस साउथ, और साउथ के बाद में अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करते हैं, इनके जो अभी तक का इनका सफर रहा है अगर उसका हम जिक्र करें, तो बैकग्राउंड में जो सीपी राधाकृष्णन है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के सांसद भी रहे हैं, पार्टी संगठन में भी अहम भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं, और साथ ही संघ से भी गहरा नाता सीपी राधाकृष्णन का रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की, तो वो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उनका किसी भी तरह से राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा है। पूरा करियर जो है उनका वो वकालत करते और जज की कुर्सी पर बीता है। राजनीति से अभी तक उनका कोई लेना देना नहीं है, और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी उठाए गए थे राजनीति में जब वो आए और अपनी उम्मीदवारी उन्होंने की। लेकिन इसके साथ ही एनडीए और इंडी गठबंधन का आखिर गेम प्लान क्या है इन दोनों को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे। दरअसल एनडीए की जब हम बात कर रहे हैं तो एनडीए ने अपनी विचारधारा और राजनीतिक मूल्य वाले व्यक्ति का जो है वो चुनाव किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की जब हम बात कर रहे हैं तो टीएमसी, डीएमके जैसे जो सहयोगी दल हैं उनको साधने की कोशिश इंडी गठबंधन ने की है। इसके साथ ही संविधान का संदेश देने की भी कोशिश इस वक्त इंडी गठबंधन ने की है। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आखिर दोनों की तरफ से कौन कितना मजबूत नजर आ रहा है, आखिर सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने के पीछे क्या कुछ प्रमुख वजह रही, और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाने के पीछे इंडी गठबंधन की क्या कुछ कोशिशें रही, मंशा रही, ये तमाम चीजें वो आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव की जब हम बात करते हैं तो संसद की मौजूदा स्थिति भी काफी अपने आप में मायने रखती है, क्योंकि दोनों अपनी तरफ से मजबूत तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही अगर लोकसभा की जब हम बात करें तो 543 सांसद हैं, जिसमें से एक सीट अभी इस समय खाली है। तो वहीं राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो 233 सांसद, जिसमें से 5 सीटें अभी खाली हैं। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य भी हैं जो इस बार मतदान में हिस्सा लेंगे, और साथ ही यानी कि बहुमत के लिए कुल 391 वोट चाहिए उम्मीदवार को जीत बनाने के लिए। 50% वोट, और कुल वोटों की संख्या अगर हम बात करें तो 782। ऐसे में अगर हम देखें तो एक का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, दूसरे का नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नजर आता है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इसके साथ ही इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी।
इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा दिल्ली का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। राजेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मतदान कर चुके हैं, जिसकी तस्वीरें हमने अपने सभी दर्शकों को दिखाई। आखिर जो इस समय गणित है वो क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि बताया तो ये जा रहा है कि आंकड़े इस समय एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग से भी काफी उम्मीदें हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से संसद भवन परिसर में अभी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो मीडिया की गर्मा गर्मी है और जो राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर वोटिंग की शुरुआत की और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई। तमाम जो केंद्रीय मंत्रीगण है, अभी मैं देख पा रहा हूं कि अभी नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हैं मताधिकार के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे मैंने थोड़ी देर पहले उनका इंटरव्यू भी किया था, उनसे बातचीत भी हमने करी। उन्होंने काफी आत्मसंतोष जताया और कहा कि सीपी राधाकृष्णन का व्यक्तित्व एक बड़ा व्यक्तित्व है, लिहाजा हम एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं राम गोपाल यादव, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जहां पर सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। अगर किसी भी प्रत्याशी पक्ष में आम सहमति बन जाए तो ये अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन ऐसे में विपक्ष जो है वो कमजोर हो जाता है। लिहाजा लोकतंत्र में जितनी सत्ता की अहमियत है उतनी विपक्ष की भी अहमियत है और हमने विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा कर लोकतंत्र में एक जो बड़ी बहस है उसको खड़ा किया। जब हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या ये दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, यह देश में उपराष्ट्रपति पद की लड़ाई है, इसे दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई नहीं कही जानी चाहिए। वहीं पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो असली दक्षिण के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी नकली प्रत्याशी हैं, क्योंकि वो सजायाफ्ता लालू प्रसाद से मिलने पटना जाते हैं और ऐसे में हमारे प्रत्याशी के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी की कोई बहुत ज्यादा जो है वो उनकी हैसियत नहीं है। हमारे प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू है, लगातार वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। कितने बजे तक वोटिंग खत्म होती है ये देखने वाली बात होगी और फिर शाम में काउंटिंग होगी। काउंटिंग के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। बिल्कुल, और इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें जरूर करना होगा। शाम को लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 7 बजे तक रिजल्ट जो है हम सभी के सामने होंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से तमाम कोशिशें तो की गई कि क्या पता है एनडीए के जो सांसद हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और क्रॉस वोटिंग हो जाए जिसके जरिए उनका उम्मीदवार जीत जाए। लेकिन इसके साथ ही कई सारे राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो धर्म संकट में फंसे और उसके बाद में उन्होंने इस मतदान में हिस्सा लेने से ही इनकार करते हुए नजर आए। राजेश, हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कृतिका कि यह एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें पार्टी की तरफ से व्हिप जारी नहीं किया जाता है। बिल्कुल। ना ही कांग्रेस ने ना ही बीजेपी ने किसी ने व्हिप जारी नहीं किया है और ऐसे में जो सांसद होते हैं जी जी राजेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, एक बार अनम्यूट कीजिए। जी जी राजेश जी, आवाज मिल रही है जी, बात पूरी कीजिए। जिस तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा जिस तरीके से की जा रही है, बड़ी तादाद में सुबह से ही लोग यहाँ पहुंच रहे हैं मतदान के लिए, मताधिकार करने के लिए। ऐसे में मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि एनडीए की तरफ से कोई भी क्रॉस वोटिंग की खबरें जो है वो सामने आएगी, क्योंकि एनडीए पूरी तौर पर एकजुट है। हमने देखा कि बीजेपी ने कार्यशाला का आयोजन किया, उस कार्यशाला में सांसदों को पूरी तौर पर यह बताया गया अधिकार करना है। कल भी प्रधानमंत्री ने अपना समापन भाषण दिया, उसमें वो साफ तौर पर कहा कि हम बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी का वोट खराब ना हो इसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। यानी एनडीए की पूरी जो कवायद है, पूरी जो कसरत है वो इस बात को लेकर है कि जितने मत हैं वो मत ठीक ठाक ढंग से पड़े, क्योंकि जो मताधिकार करना है उसमें कोई गलती ना हो, ताकि कोई ये कहे कि इनके जो वोटर हैं उनका वोट कैंसिल हो गया या रद्द हो गया। इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्यशाला का आयोजन किया और अपने सांसदों को चाक चौबंद कर मताधिकार के प्रयोग की
कहीं ना कहीं प्रेरणा दी और प्रधानमंत्री ने उन्हें यह बताने की भी कोशिश की कि इसकी क्या अहमियत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो हर किसी को इंतजार है कि आज देश को जब नया उपराष्ट्रपति मिलेगा, हालांकि अभी फिलहाल मतदान हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि मतदान खत्म होने के बाद में शाम 7 बजे तक नतीजे भी हम सभी के सामने होंगे। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटी सी ब्रेक का आप बने रहिए हमारे साथ। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। अब आगे बढ़ते हुए करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, और अब बात पड़ोसी देश नेपाल की, जहां जेनजी ने सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ जमकर बवाल किया। भारी संख्या में युवा प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए बीते कल, और देखते ही देखते इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। हालातों पर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, और इस हिंसक प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 250 लोग इसमें घायल हो गए। नेपाल के अलग अलग जगह से कई सारी तस्वीरें बीते कल सामने आई, जिसके बाद में नेपाल की ओली सरकार ने जेनजी की जिद के आगे घुटने टेक दिए और सोशल मीडिया पर बैन हटा दिया। पर क्या बैन हटने के बाद अब हालात काबू में हैं, कंट्रोल में हैं? नेपाल में कई जगह पर अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, और आज की बात करें तो विरोध प्रदर्शन जारी रहने की भी संभावनाएं हैं। आपको यह भी बता दें कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की भी लगातार मांग कर रहे हैं। और इन सबके बीच फिलहाल अभी कैसे हैं नेपाल के हालात, जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जेनजी से हारी नेपाल सरकार। तो जी हां, बीते कल अलग अलग कई सारी तस्वीरें सामने आई थी, जब सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ जेनजी सड़कों पर उतर आए और काफी संख्या में विरोध प्रदर्शन हुआ। और ये विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक रूप इस विरोध प्रदर्शन ने ले लिया, लेकिन जिसके बाद में यू टर्न लेती हुई इस बीते कल नजर आई नेपाल की सरकार। नेपाल सरकार ने कहा कि मकसद सिर्फ रेगुलेशन था, इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं था सोशल मीडिया पर बैन लगाने का। इसके साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि सोशल मीडिया के खिलाफ सरकार बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ रेगुलेशन के मकसद के जरिए ये बैन लगाया गया था। बैन पर उन्हें भी कोई पछतावा नहीं है फिलहाल, लेकिन यू टर्न जरूर अभी इस समय नेपाल सरकार की तरफ से लिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ओली ने इस पूरे हादसे पर दुख भी जताया, क्योंकि 19 लोगों की बीते कल इस प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई। जांच समिति भी गठित की गई है और उसका ऐलान इस समय किया गया है। 15 दिनों में ये जो जांच समिति है वो अपनी पूरी रिपोर्ट देगी बीते कल जो भी कुछ रहा है। और लगातार ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था और हिंसक प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 250 लोग घायल हो गए। हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही है श्वेता, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। श्वेता, फिलहाल क्या कुछ ताजा हालात है इस समय नेपाल के? बीते कल जब नेपाल में ओली सरकार की तरफ से जो बैन लगाया गया था सोशल मीडिया पर, उस पर यू टर्न तो ले लिया, लेकिन क्या अभी हालात पर कंट्रोल है? कृतिका, देखिए, एक्चुअली मैं पुनः अपने दर्शकों को बताऊं, ये जो सोशल मीडिया पे बैन था,
ये एक तथ्य था, एक प्लेटफॉर्म महज था बंद करने का नेपाल सरकार की ओर से, बट प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर के नहीं था जी। प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। जो युवा थे उन्होंने, जब उनसे लोगों से बात हुई है, सारे युवाओं से, बहुत सारे युवाओं से मैं बात की हूँ प्रदर्शन में, तो उन्होंने यही कहा कि एनफ इज एनफ, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं भ्रष्टाचार। ये सोशल मीडिया बैन में ये जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये लोग आवाज उठाते थे, इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कब हुआ था, तो इसको लेके ये प्रदर्शन कर रहे थे। मगर जो प्रदर्शन था उसका मुख्य बिंदु जो था वो है युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी थी जी। तो जब 19 लोग मरे हैं और 347 से ऊपर लोग घायल हैं, तो उसके बाद आज सुबह भी बहुत जगहों पे, कलंकी पे, तहचल में और इवन नए बानेश्वर में आज प्रदर्शन हुआ है। नए बानेश्वर में तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया, मगर कलंकी में आज युवा पीढ़ी वहां पर टायर जला रही थी और उन्होंने वहां भी विरोध प्रदर्शन किया है। और ललितपुर, भक्तापुर और काठमांडू, ये तीनों, ये जो काठमांडू घाटी है उसके 3 जिले हैं, इन तीनों जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है 8:30 बजे से। जब मैं अपने दर्शकों से बात कर रही थी अपने टीवी के माध्यम से जी, उस समय मेरे पीछे अनाउंसमेंट चल रहा था, तो वो कर्फ्यू चालू होने का अनाउंसमेंट था। तो अभी से पूरे काठमांडू वैली में कर्फ्यू चालू है, मगर फिर भी युवा डिफाई करके प्रोटेस्ट कई जगहों पे कर रहे हैं। और अब देखिए, इस प्रोटेस्ट का सबसे मजेदार बिंदु ये है कि अब राजनीतिक रूप ले रहा है। बिल्कुल। आज सुबह जो नेपाली कांग्रेस की ओर से कृषि मंत्री हैं अधिकारी, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी, तो अब नेपाली कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी थापा जी हैं, गगन थापा, उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास मॉरल, नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि हम सरकार के साथ बने रहें। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। 19 बच्चे मरे हैं, 347 लोग घायल हैं, तो हो सकता है जल्दी आप लोगों को खबर मिले कि नेपाली कांग्रेस अब सरकार से बाहर हो रही है। बिल्कुल श्वेता, और इस पर बिल्कुल आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, क्योंकि हालात की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल हालात कंट्रोल में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कई जगह पर कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए कई जगह पर नजर आ रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।